हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कार्डियोलॉजी और मॉसबी की कार्डियोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं। और मॉसबी की कार्डियोलॉजी सॉल्व करते हुए हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है वाइल कन्वल्सिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, क्लाइंट ठीक हो रहा है एब्डोमिनल सर्जरी से। अ क्लाइंट डेवलप्स थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को क्या हो चुका है? थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो चुका है। Which clinical indicators of this complication should the nurse expect to identify when assessing the client? साफ तौर पे ही हमसे कह रहा है कि थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम बताओ। सीधी सी बात है, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में यानी कि लेग में हो रहा है इन्फ्लामेशन, जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ दर्द तो होगी। तो पेन इन काफ, तो पेन तो होगा ही होगा, क्योंकि फेलेबाइटिस, आइटिस बोले तो इन्फ्लामेशन, और जहाँ इन्फ्लामेशन होती है वहाँ पर पेन होना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर हो जाता है वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन की वजह से पेन दिख सकता है। दूसरा सुनिए, दूसरा पेन के बाद दिखेंगे रेडनेस। जहाँ पर भी बच्चे आपको इन्फ्लामेशन नज़र आएगी वहाँ पर आपको रेडनेस नज़र आएगी। अभी मैं इमेज दिखाऊंगा आपको, तो पेन नज़र आएगा, रेडनेस नज़र आएगा, और उस जगह पे क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रखा है तो वहाँ पर वॉर्म नज़र आएगा, वहाँ पर वॉर्म आपको फील होगा, वहाँ पर रेडनेस फील होगी, वहाँ पर आपको पेन होगा, और वहाँ पर आपको वॉर्म लगेगा, क्योंकि जहाँ पर भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर वैसोडाइलेशन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पर आता है, जिसकी वजह से रेडनेस और वॉर्मनेस नज़र आती है। देखते हैं इमेज। देखिए इस इमेज में रेडनेस आपको नज़र आ रही है साफ तौर पर। आपको यहाँ पर पेन लिखा हुआ है, देखिए पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, और यहाँ पर वॉर्म फीलिंग होगी, वॉर्म में यहाँ पर फील होगा। तो ये 4 सिम्टम होते हैं थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के। तो फिर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन किसका होता है बच्चे? पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, जब आर्टरी की डिजीज़ होती है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, उसमें देखने को मिलता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ होगा। पिटिंग एडिमा नहीं होगा, एकाइमोसिस नहीं होगा, और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन नहीं होगा। ठीक है, पेन होगा, रेडनेस होगा, और वार्मनेस होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अ क्लाइंट हु हैड सर्जरी 24 आवर एगो रिपोर्ट्स पेन, मरीज की सर्जरी हुई थी, उसको उसके बाद पेन हो रहा है, काफ में पेन हो रहा है, और जब आपने असेसमेंट किया तो आपने देखा कि काफ रेड भी हो रखी है, काफ में स्वेलिंग भी है, और वहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट फील भी हो रहा है। तो व्हाट शुड द नर्स डू? तो अब नर्स क्या करेगी? फिर से देखिए ये क्या बोल रहा है, पेन बोल रहा है, रेडनेस बोल रहा है, स्वेलिंग बोल रहा है। और बच्चे यही तो हमने पढ़ा था, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग किस कंडीशन में देखी जाती है? थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की कंडीशन में ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो हो सकता है कि मरीज को थ्रोम्बोफेलेबाइटिस हो, रिस्क तो है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम देखेंगे पेन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, हम एकदम से नोटिफाई करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तीनों लक्षण किसके होते हैं? थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के। दोबारा से देखिए, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, क्या होगा? थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है एक नर्स असेस कर रही है आर्टीरियल परफ्यूजन इन अ क्लाइंट हु हैड सर्जरी विथ प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट लगाया गया है एन्यूरिज्म के लिए। कहाँ पर? लेफ्ट फीमोरल आर्टरी, ये ध्यान की बात है, लेफ्ट फीमोरल आर्टरी में ग्राफ्ट लगाया गया है एन्यूरिज्म के लिए। तो ये कह रहा है कि उस जगह पे एक्स बनाओ जिस जगह पे, जिस साइट पे नर्स पल्स को चेक करेगी, शुड बी असेस्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम आर्टीरियल परफ्यूजन डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइड। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड में फीमोरल में एन्यूरिज्म के लिए यहाँ पर एक सर्जरी की गई है। तो कह रहा है कि कहाँ पर आप एक्स मार्क करोगे, क्योंकि फीमोरल आर्टरी में सर्जरी करी गई है, तो कहाँ का सर्कुलेशन आप चेक करोगे? हमेशा याद रखना बच्चे, अगर इस जगह पर जहाँ पर भी सर्जरी या कुछ किया जाता है उसके सबसे डिस्टल पार्ट में सर्कुलेशन के लिए चेक किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर फीमोरल आर्टरी में आपने किया है, फीमोरल आर्टरी में सर्जरी करी है, तो सबसे डिस्टल पार्ट क्या हो गया? ये। तो यहाँ पर आप पेडल पल्स चेक करोगे।
अगर उस मरीज में पेडल पल्स सही आ रही है तो समझ जाओ सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, और अगर पेडल पल्स एब्सेंट है तो समझ जाओ सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। तो कभी भी अगर सर्जरी हो फीमोरल आर्टरी में तो आप कौन सी पल्स चेक करोगे? पेडल पल्स, जो कि सबसे डिस्टल पल्स होती है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे रेडियल आर्टरी में कोई सर्जरी की जा रही है, कौन सी पल्स देखोगे? रेडियल पल्स। कौन सी पल्स देखोगे? रेडियल पल्स। समझ में आया? अगर फीमोरल में हो रही है तो पेडल पल्स, रेडियल में हो रही है तो रेडियल पल्स। सबसे डिस्टल पल्स देखते हैं, ठीक है। इमेज से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर सर्जरी हो रही है फीमोरल में, लेफ्ट फीमोरल में सर्जरी हो रही है, तो सर्कुलेशन सही से चल रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए आप यहाँ पर जो पेडल पल्स है उसको चेक करोगे। सबसे डिस्टल पल्स को चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी, या फिर मान लीजिए हार्ट में आपको जाना है कैथेटर के द्वारा, एंजियोग्राफी में आपको कैथेटर इंट्रोड्यूस करना है, आपने यहाँ से किया रेडियल पल्स थे, तो ये देखने के लिए कि इसके आगे सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, आप कौन सी पल्स देखोगे? ये वाली, ठीक है। तो हमेशा जहाँ पर सर्जरी होती है उसका डिस्टल पार्ट चेक किया जाता है सर्कुलेशन चेक करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और इमेज देख लीजिए, ये है, देखिए यहाँ पर इस मरीज को हो रहा है लेफ्ट, ये देखिए ये जो है ना, ये है एन्यूरिज्म, लेफ्ट फीमोरल में देखिए एन्यूरिज्म बना हुआ है, तो लास्ट में डिस्टल पल्स चेक करेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन वो कह रहा है अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट विद अबाउट द यूज ऑफ एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग। बच्चे एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग का यूज़ कर रहा है पेशेंट, जो वेरिकोज वेन के लिए किया जाता है। वेरिकोज वेन के लिए एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग का यूज़ किया जाता है। मैं आपको वेरिकोज वेन दिखा देता हूँ। ये देखिए वेन, देखिए कितनी वो हो चुकी है। ये होता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन, जब वेन में क्या करता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, वेन की वॉल्व्स डैमेज हो जाती हैं, तो इस तरीके से आपको वेरिकेज वेन देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है वेरिकोज वेन, और ये वेरिकोज वेन ना हो इसके लिए एक स्टॉकिंग्स मरीज को पहनाई जाती हैं ताकि प्रेशर वेन्स पे ना पड़े। देखिए क्या, उन वेरिकोज वेन के लिए इस तरीके की स्टॉकिंग्स पहनाई जाती हैं जिनको कहा जाता है एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग। एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग आप देख सकते हैं, ये इसका इमेज है और ये भी उसका इमेज है। देखिए नीचे 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 ऊपर, ये बहुत टाइप के स्टॉकिंग्स आते हैं। ये स्टॉकिंग्स पहनाए जाते हैं वेरिकोज वेन वालों को। वेरिकोज वेन, अब देखते हैं अगर वेरिकोज वेन के लिए कोई पेशेंट इन स्टॉकिंग्स को पहनेगा तो नर्स उसको क्या एडवाइस देगी। तो इसका सीधा आंसर आप ध्यान रखिएगा बच्चे, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, जब भी आप स्टॉकिंग के रिलेटेड कोई भी एडवाइस दोगे, आप मरीज को बोलोगे कि पुट द स्टॉकिंग ऑन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग, यानी कि बिस्तर से उठने से पहले ही आपको वो स्टॉकिंग्स पहन लेनी है। याद रखना, स्टॉकिंग के लिए कौन सी एडवाइस आप दोगे कि बिस्तर से उठने से पहले ही आपको सुबह उन स्टॉकिंग्स को पहन लेना है अगर आपको वेरिकोज वेन है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स थाई हाई एंटी इम्बोलिज्म। ऊपर थाई तक एक एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग के लिए बोला गया है मरीज को, क्योंकि मरीज को क्या है, वेरिकोज वेन। द क्लाइंट थाइज आर हैवियर देन द लोअर लेग्स। क्लाइंट की जो थाइज हैं वो काफ़ी मोटी हैं पाँव के कंपैरेटिवली, एंड स्टॉकिंग्स फिट ऑन द लोअर लेग बट कॉज डिस्कम्फर्ट एंड इंडेंटेशन ऑन द अपर थाई। व्हाट शुड द नर्स डू। क्लाइंट की थाइज काफ़ी मोटी है, पाँव पतले हैं, स्टॉकिंग्स पाँव में तो आ जा रहे हैं, लेकिन थाई में जब स्टॉकिंग ऊपर आ रही है तो वो उसको डिस्कम्फर्ट कर रही है, डिस्कम्फर्ट कर रही है, मरीज को टाइट हो रही होगी थाई में। तो अब नर्स क्या करेगी, सुनिए पहला ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन ये कह रहा है रिप्लेस द थाई स्टॉकिंग विद नी हाई स्टॉकिंग्स। रिप्लेस किया जाए, नई स्टॉकिंग्स मंगाए जाए जो कि नी से ऊपर तक हो। ऑप्शन है गलत, क्योंकि रिप्लेस आप नहीं कर सकते, पहले डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकेंड है लीव द एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग ऑफ टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग को निकाल दें, बहुत गलत ऑप्शन है, निकालना नहीं है बिना डॉक्टर के परमिशन के। थर्ड, रोल द टॉप ऑफ द स्टॉकिंग टू बिलो द नी टू लिमिट पॉप्लिटियल प्रेशर। ये भी गलत है बच्चे, क्योंकि अगर आप रोल करके उसको रोल करके इस तरीके से नीचे तक ले आओगे तो नीचे उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो रोल भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन है कि नर्स डॉक्टर को बोलेगी कि क्या हम इस स्टॉकिंग के बदले एक ऐसा स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं क्या जो इलास्टिक हो। आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्टॉकिंग।
क्या हम इलास्टिक बैंडेज यूज़ कर सकते हैं स्टॉकिंग की जगह? क्योंकि स्टॉकिंग तो उससे क्या हो रही है, मरीज को टाइट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर रही है, तो क्यों ना हम इसकी जगह इलास्टिक बैंडेज यूज़ कर लें। तो यही ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है व्हाट शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट व्हेन टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मेरी एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है ना, उनका एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि मरीज को हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मरीज को हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो उस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से बचने के लिए मरीज को क्या एडवाइस नर्स देती है, बहुत बारी पूछा जाता है। डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, जब भी मरीज को बीपी की दवाई चल रही हो, एंटी हाइपरटेंसिव चल रही हो, और हमें पता है कि उसका बीपी कम हो सकता है जब वो उठेगा तो उसका बीपी कम हो सकता है, इसीलिए उसे एकदम से उठने के लिए मना करते हैं। इसका आंसर जाता है कि पहले मरीज को बोलेंगे कि बेड के कोने में बैठे रहो थोड़ी देर, और बेड के कोने में बैठने के बाद थोड़ी देर जब बैठने के बाद बीपी नॉर्मलाइज होगा तब जाके आपको खड़ा होना है। सिट ऑन द एज ऑफ द बेड फॉर 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग। हमेशा ऑर्थोस्टैटिक वाले व्यक्ति को यही एडवाइस दी जाती है। डायरेक्टली याद रखिएगा, बेड के कोने में 5 मिनट तक बैठाएं, फिर जाके खड़ा करें मरीज को। इस तरीके से देखिए, ऐसे बेड के कोने में आपको मरीज को बैठा के रखना है, और 5 मिनट ऐसे बैठने के बाद फिर जाके पेशेंट को खड़ा होने के लिए कहना है, जिससे कि एकदम से उसका बीपी फॉल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ए क्लाइंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन। एक मरीज को हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। रिपोर्ट हैविंग परसिस्टेंट हैगिंग कफ। उस मरीज को बीपी के लिए एक दवाई दी जा रही थी, जिसकी वजह से मरीज को काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, परसिस्टेंट हैगिंग कफ। What class of antihypertensive should nurse identify as the possible cause of this response when reviewing a list of client medication? ये कह रहे हैं कि मरीज को बीपी के लिए दवाई दी जा रही थी, तो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग बीपी की ऐसी है जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि उससे मरीज को बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। तो बच्चे इसका सीधा सा आंसर है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, एस इनहिबिटर, थायजाइड डाययूरेटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। मेरी बात ध्यान रखिए, आज के बाद आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। एस इनहिबिटर जो होते हैं बच्चे, एस इनहिबिटर जो बीपी की दवाइयाँ, एस इनहिबिटर जो क्लास ऑफ ड्रग होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो साइड इफ़ेक्ट आपको आज के बाद नहीं भूलना है। ड्राई हैगिंग कफ, एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट होता है ड्राई हैगिंग कफ। याद रखिएगा, डायरेक्टली टारगेट हाई में बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये क्या होगा, कौन सी क्लास की एंटी हाइपरटेंसिव चल रही होगी उसे, एस इनहिबिटर, क्योंकि एस इनहिबिटर से क्या होता है, ड्राई हैगिंग कफ होता है। ठीक है, एक और बात याद रख लेना साइड इफेक्ट में, एक तो एस इनहिबिटर का पूछा जाता है, एक नाइट्रोग्लिसरीन का पूछा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है, एंटी एंजाइनल ड्रग, नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट क्या है बच्चे, नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट है हेडेक। नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट है हेडेक। ठीक है, ये दो साइड इफेक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट क्लाइंट इंडिकेट द नर्स दैट अ वैसोडाइलेटर मेडिकेशन इज इफेक्टिव। एक मरीज जिसको वैसोडाइलेटर दिया गया है, वैसोडाइलेटर यानी इस तरीके से उसका ब्लड वेसल था पहले, वैसोडाइलेटर देने के बाद ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, उसके डायमीटर बढ़ जाएगा। तो उस वजह से मरीज को क्या हुआ होगा, मरीज में क्या चीज़ सुधरी होगी। पल्स रेट में फ़र्क पड़ेगा क्या बच्चे वैसोडाइलेशन का, नहीं। एब्सेंस ऑफ एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, नहीं। ब्रेथ साउंड में भी वैसोडाइलेशन का ब्रेथ साउंड से कोई लेना देना नहीं। इंक्रीज इन डेली अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन का वैसोडाइलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन क्या जाता है बच्चे, जब भी आप किसी को वैसोडाइलेटर देते हो ना, तो पहले इतने छोटे से वेसल्स में ब्लड का प्रेशर लग रहा था, तो ये प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी बीपी ज़्यादा होता है। अब डायमीटर जब आप बढ़ाओगे तो ब्लड का जो प्रेशर लग रहा है किसके, वॉल पे, वेसल के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो अब कंपैरेटिवली कम लगेगा। ठीक है, बीपी यही तो होता है ना, ब्लड का प्रेशर वॉल में, क्योंकि अब वैसोडाइलेशन हो चुका है तो ब्लड का जो प्रेशर है वॉल्स में वो अब कम लगेगा, यानी मरीज का बीपी कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने उसको वैसोडाइलेटर दिया, मरीज का बीपी पहले 154/90 था, अब 126/72 हो चुका है, यानी कि यही सही आंसर है। वैसोडाइलेटर क्या करते हैं बच्चे, बीपी को कम करते हैं।
ठीक है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। जैसे ही उसका बीपी कम हुआ हम समझ जाएंगे कि जो हमने मेडिसिन दी थी वो इफ़ेक्टिव रही। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए कैसे वैसोडाइलेटर एक्ट करते हैं। पहले इसका डायमीटर कम था, वैसोडाइलेटर देने के बाद देखिए डायमीटर बढ़ जाएगा, तो डायमीटर बढ़ेगा तो बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक की आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, और वो क्वेश्चन है ये कि ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बच्चे? काफ़ी बार पूछा जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस मुझे आप बताएंगे, और जो भी ड्रग का आप नाम बताएंगे उस ड्रग का एक साइड इफ़ेक्ट भी बताएंगे, क्योंकि उस ड्रग से एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है जिस ड्रग का नाम बताओगे आप मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए। तो ये दोनों चीज़ें कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, और वो जो ड्रग है जो दी जाती है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।